गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर संविधान निर्माण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। हमने पिछले अध्याय लोकतंत्र में हमने पढ़ा था कि जिन लोगों को लोग चुनकर शासक के रूप में सरकार बनाने के लिए भेजते हैं, वो लोग भी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी कुछ कानून है जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और जो लोग उनको वोट देकर चुनते हैं, उनके लिए भी संविधान में कुछ कानून हैं जिसके अनुसार लोगों को चलना पड़ता है। तो कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि संविधान किसे कहते हैं, तो ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप जिसका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है, उसे सम्मिलित रूप में संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। पहले तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान उसे कहते हैं जिसके अंदर वो बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, और उसको उन सारे नियमों को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और जो संविधान होता है वो हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। और सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से जो संविधान है वो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके सरकार कैसे काज करेगी, उन तौर तरीकों का निर्धारण करता है। आगे है, पहले तो आपने बस संविधान का अर्थ समझना है, फिर उसके बाद संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून है, ये चीज। और ये किस किस चीज का 3 चीजें एक छोटे से पैराग्राफ में। एक तो संविधान का निर्माण, संविधान किसे कहते हैं। नंबर 2, वो क्या है, वो देश का सर्वोच्च कानून है। नंबर 3, सर्वोच्च कानून होने के नाते जो 3 चीजें वो आप लर्न करनी है। संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उन सरकार कैसे कामकाज करेगी, उन सभी तौर तरीकों का निर्धारण करता है। आगे है, इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? लोकतंत्र के संवैधानिक रूप पर कुछ मतलब कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ संविधान होना जरूरी है। इसलिए उनको कहा जाता है, जिन देशों में डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, उनका क्या होता है, संवैधानिक स्वरूप होता है। तो हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? पहला क्वेश्चन हम ये उठाएंगे, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? जो जितने भी मतलब हमने बच्चों, आप जिन बच्चों ने मेरे साथ फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, उसमें भी आपने देखा है कि फ्रांस के लोगों को कैसे दिक्कतें आई थी राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र बनाने में और वहाँ का संविधान लिखने में। इसी तरीके से संविधान की क्यों जरूरत, क्या पहला तो क्वेश्चन है कि संविधान की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि पहले जो समाज होते थे वो छोटे समाज होते थे, और वहाँ पर अगर बोल के भी कुछ कानून बना दिए जाते थे तो लोग उनका पालन करते थे। लेकिन जो आज का समाज है उसका जो स्वरूप है बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो अगर हम बोलकर कुछ कानून बनाते हैं इतने बड़े समाज में, तो लोग उनका ना तो जो शासक होते हैं वो पालन करते हैं, ना जनता करती है। इसलिए संविधान की जरूरत है। संविधान का मतलब है कि लिखित रूप में किसी देश के उन कानूनों का लिखित रूप में होना जिनका पालन सरकार और लोग
मिलकर दोनों करेंगे। तो बड़े समाजों के अंदर कानूनों का लिखित रूप में होना जरूरी है, इसलिए संविधान की जरूरत है। और हर देश के संविधान निर्माण की संविधान बनते कैसे हैं, तो इसके लिए एक जैसा प्रोसीजर नहीं है कि हर देश के अंदर संविधान एक तरीके से बने। अलग अलग देशों में संविधान बनने की जो प्रोसेसिंग है, जहाँ तकनीक, जब विधि है, वो अलग अलग है। उन्हें कौन बनाता है, तो ये भी कोई वो नहीं है कि देश के अंदर कुछ लोगों को चुना गया हो कि यही लोग संविधान बनाएंगे। तो देश के जो लोग, जिस देश का वो संविधान बनने जा रहा है, तो वहाँ के जो मेन लोग होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि कौन कौन लोग संविधान में बनाने में हिस्सेदारी देंगे और किस तरीके से बनाता है। और वो हर देश के जो नागरिक होते हैं, समझदार नागरिक होते हैं, वही निर्धारित करते हैं कि कौन संविधान बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा। और संविधान बनाने की जो विधि है हर देश में अलग अलग है, कोई सेम प्रोसेस कहीं भी नहीं है इसकी। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, ये उस देश की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो देश लोकतांत्रिक है, जहाँ वहाँ सैनिक तानाशाही है, कैसा है, उसके अनुसार, जहाँ वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, उसके अनुसार वहाँ के लोग संविधान को आकार देने के लिए मूल्यों का चयन करते हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? अगर लोकतांत्रिक देश होते हैं, जो अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर यह व्यवस्था होती है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में चेंज की जा सके। लेकिन वहाँ पर जिन जिन देशों में मतलब इस चीज़ को अपनाया गया है, वहाँ पर कोशिश ये करी जाती है कि इजीली इसमें चेंजेस ना की जा सकें। लेकिन जो अच्छे लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर इसकी चेंज करने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाई जाती है, ताकि आसानी से उसमें चेंज ना की जाए। क्योंकि संविधान में चेंज करने से जो सरकारें होती हैं वो तानाशाह हो सकती हैं, वो ऐसी चेंजेस कर सकती हैं कि जिससे शासक लोग ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएं। वैसे तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर जैसे हमारा देश है भारत, वहाँ पर जो लोग होते हैं देश के और शासक होता है, दोनों सही तरीके से चलें, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और वही नियम संविधान कहलाते हैं। लेकिन अगर समय के अनुसार इसमें चेंज किया जा सकता है हमारे इंडिया में, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। और आगे पढ़ते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करता है। और इसमें कहा गया हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका है। वहाँ क्या हुआ, कैसे वहाँ के लोगों ने संविधान बनाया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव मतलब यहाँ पर हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों ने वहाँ का संविधान कैसे बनाया। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, इसके पीछे के मौलिक मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। जिनके हमारे भारत के पहले दक्षिण अफ्रीका के संविधान को पढ़ेंगे कि वो कैसे बना, फिर हम अपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसको कैसे बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, तो वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है वो लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पर जो संविधान बना है वो भी लोकतांत्रिक संविधान है। ये नेल्सन मंडेला है जो दक्षिण अफ्रीका का एक पॉपुलर नेता है।
उन्होंने क्या बोला है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना है और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते गए हैं, वैसे ही वहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया था। दक्षिण अफ्रीका को भी अपना उपनिवेश बनाया था। तो वहाँ पर अंग्रेज गोरे थे, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी होते हैं वो क्या होते हैं, काले होते हैं। तो वहाँ पर जो अंग्रेज थे वहाँ गोरे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहे थे, और जो काले लोग थे उनको मतलब गोरे कालों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज थी, जिसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने और हमारे जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं, उन्होंने भी उनका साथ दिया था ये जो नस्लवाद की लड़ाई को, नस्लवाद को खत्म करने के लिए। तो उस नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, यानी कि वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजी सरकार मतलब वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी गोरे काले को लेकर, उसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने लड़ाई करी थी अंग्रेजों के विरुद्ध, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। तो जो मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है, मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें। उन्होंने उनका विरोध किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। और वो नहीं चाहते थे, जो नेल्सन मंडेला थे वो ना तो गोरे लोगों का प्रभुत्व जमाना चाहते थे, ना ही जो वहाँ के मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के उनका चाहते थे कि उनका प्रभुत्व का मतलब होता है कि जिनकी चलती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में ना तो गोरे लोगों के ऊपर राज कर सके, ना ही काले लोग। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग, वो कहते मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्र हो, सभी लोग, और वहाँ पर लोगों का राज हो। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का राज हो, सभी स्वतंत्र समाज की, और समाज में रहने वाले लोग सभी स्वतंत्र हो, और सभी चाहे वो गोरे हों चाहे काले हों, सारे मिलजुल कर रहे हैं। ना तो वहाँ पर काले लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए, ना ही गोरे लोगों का होना चाहिए। सबको समान अवसर उपलब्ध हो, तो और चाहे गोरा इंसान हो चाहे काला इंसान हो, सबको अगर जॉब मिलनी है, अगर उनमें क्वालिफिकेशन है तो सबको, चाहे गोरा हो काला हो, अगर दोनों सेम क्वालिफिकेशन है जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को उसका अवसर मिलना चाहिए। काले के साथ इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो काला है। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और उसे पाना चाहता हूँ। पैरा मैं वो जो मतलब उन्होंने वो कैसा समाज चाहते थे, ऐसा समाज जिसमें गोरे और काले लोग एक साथ मिलकर रहें और सभी जो स्वतंत्र हों और जो वो कहना चाहें वो कह सकें। और कह रहे मैं ऐसा, पर वहाँ पर ऐसा समाज नहीं था। उन्होंने उस टाइम ये सपना देखा था जब अंग्रेज लोग दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे। और पहले थे जो मैंने सपना देखा है उसके लिए, उसको पाने के लिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ। मतलब इसको कोशिश पूरी करूँगा कि वैसा समाज बना दूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। अगर वो कहे मतलब मैं ऐसा समाज बनाऊँ जहाँ पे लोगों का राज हो, सभी स्वतंत्र हो, गोरे काले मिलकर रहें, सबको समान अवसर मिले, ऐसा समाज बनाने के लिए जीवित भी रहना चाहता हूँ, पाना भी चाहता हूँ समाज को। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ये वो नेल्सन मंडेला हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के विरुद्ध
लड़ाई लड़ी थी। और आपको पता हमारे देश में भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया था कि जो लोग उनके विरुद्ध, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का देश नहीं था, इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन वहां जाके कब्जा किया। हमारे इंडिया पर भी उन्होंने कब्जा किया। तो और कब्जा तो किया ही किया दक्षिण अफ्रीका पर, और वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो मालिक थे दक्षिण अफ्रीका के, उनके साथ भी उन्होंने भेदभाव किया था। तो नेल्सन मंडेला जी इस चीज को समझ रहे थे कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, और उन्होंने उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, जो वो भेदभाव कर रहे थे, तो वो अंग्रेजों ने क्या करा, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। जबकि वो देशद्रोह नहीं कर रहे थे, अपने देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और उन्हें, नेल्सन मंडेला जी को और उनके जो साथ और अन्य 7 नेता थे, उनको 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मतलब कि अंग्रेज वहां पर जो गोरे काले का भेदभाव हो रहा था, उसको खत्म नहीं करना चाहते थे, और जो उस रंग भेद की नीति के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहा था, उसको वो सजा दे रहे थे। ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी ने चाहा कि जो अंग्रेज वहां पर गोरे काले के कारण, वहां के दक्षिण अफ्रीका के जो मेन रहने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था, लेकिन अंग्रेज बहुत गलत थे, और उन्होंने उनको ही जो, मतलब जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं, खुद मालिक बनकर बैठ जाएं और उन्हीं लोगों को तंग करना शुरू कर दें जिसके घर में हम गए हैं मेहमान बन के। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही करा था। देश किसका था? नेल्सन मंडेला का। और वो चाहता था कि मेहमान इतना दखल अंदाजी वहां पर ना करे। वो तो अंग्रेज तो मतलब अपने आप को सुपीरियर, ऐसा हुआ कि जैसे किसी के घर में जाके अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाना, और जो उस घर के बंदे उनको इन्फीरियर मानना। तो अंग्रेजों ने भी ऐसा किया था। और जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है, ऐसा हमारे साथ करता है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो सीधा बोल देते हैं वही आप जाओ, या फिर हम उसका विरोध करते हैं अगर कोई। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी अगर उनको नहीं निकाल पाए अंग्रेजों को, तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो अंग्रेज ऐसा विरोध नहीं चाहते थे। वो तो अपनी पूरी ठाठ बाट के साथ रहना चाहते थे कि हम बहुत सुंदर सुंदर गोरे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, और दक्षिण अफ्रीका के लोग अच्छे नहीं है, मतलब ऐसे रहना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने नेल्सन मंडेला जी की आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और नेल्सन मंडेला और उनके साथ और 7 नेता थे, उनको 1964 में देश में जो उन्होंने अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति चलाई थी, उसका विरोध करने के लिए उनको आजीवन कारावास की सजा दी थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। और जब अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध देशद्रोह का नेल्सन अंग्रेज कर रहे थे वहां पे गोरे काले का भेदभाव, जो कि गलत था। और नेल्सन मंडेला जी ये भेदभाव रोकना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको, नेल्सन मंडेला और उनके 7 साथियों को आजीवन कारावास, यानी कि पूरी जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। और फिर नेल्सन मंडेला जी को 28 साल दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे डरावनी जेल थी रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। और आगे पढ़ते हैं, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। अगर क्वेश्चन आता है कि रंग भेद क्या है, तो जहाँ रंग भेद किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या है? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी।
यूरोप के यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट, और उसके अंदर एक इंग्लैंड देश है, वहाँ के रहने वाले थे ये अंग्रेज लोग। और उन्होंने जबकि अगर वो गोरे वहाँ पर ना जाते तो वहाँ पर कोई नहीं था दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ के लोग तो साले काले होते हैं, तो ऐसा करने वाला कोई भी नहीं था दक्षिण अफ्रीका में। वो अगर ना अंग्रेज वहाँ जाते तो वो आराम से मिलजुल कर रह सकते थे, लेकिन उन अंग्रेजों ने वहाँ जाकर उनको पहले तो उनके घर पर कब्जा किया, फिर उन लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया जो कि यूरोप के रहने वाले थे अंग्रेज। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह, हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे वो 16वीं शताब्दी में आए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज थे, मेन इनका जो काम था, यूरोप के जितने भी देश हैं उनमें से इंग्लैंड भी वहाँ का देश है। और वहाँ पर एक तो ठंड ज़्यादा पड़ती है इंग्लैंड में, इंग्लैंड ही नहीं पूरे यूरोप में ठंड ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा फसलें खराब होती रहती हैं, जिसके कारण वहाँ के जो देश हैं उनको ये पॉलिसी अपनानी पड़ी कि वो दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करेंगे। तो इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने हम 16वीं शताब्दी में हमारे देश में आए तो व्यापार करने थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया पर भी कब्जा किया। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज कब गए थे, 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने गए थे यूरोप की कंपनी के रूप में। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत। जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में 16वीं शताब्दी में आए थे व्यापार करने, और धीरे धीरे पहले उन्होंने मतलब कोशिश की, मतलब हमारे देश में 4 कंपनियां आई थी व्यापार करने। 4 कंपनियों में एक तो डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे और एक अंग्रेज थे। ये चारों कंपनियां व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और पहले तो इन्होंने मतलब अगर पहले राजाओं ने इनको छूट दी व्यापार करने की, जब इनको अंग्रेजों को छूट देने के बाद हमारे देश के राजाओं को नुकसान होने लगा, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इन अंग्रेजों पर अंकुश लगाया। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने ऐसी पॉलिसी जमाई अपनाई कि इन्होंने अपने हमारे राजाओं को हटा के, जैसे उस टाइम नवाब होते थे, खुद नवाब बन बैठे थे। मतलब हम धीरे धीरे हमारे देश के जो शासक थे उनकी जगह ही व्यापार करने आई एक कंपनी ने, लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने हमारे देश के जो नवाब थे उनके ऊपर खुद का कब्जा कर लिया था। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आए थे ये अंग्रेज लोग, और वहाँ तो हमारे देश से भी ज़्यादा बुरा हाल किया था। जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पर जो लोगों के पास बहुत ज़मीन है, हमारा इंडिया तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। यूरोप का जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है ना, हमारे से पता नहीं 3-4 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ के लोगों के पास ज़मीन इतनी थी जब तक अंग्रेज वहाँ नहीं गए थे कि उनको मजदूरी करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब उनके पास इतने बहुत ज़्यादा पशु थे, बहुत सारी ज़मीन थी जिससे वो मतलब उनको किसी तरीके का मजदूरी वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने वहाँ जाके अंग्रेज़ों ने ऐसे गलत कानून बनाए कि उनसे उनकी ज़मीन छीन ली और उनको मजबूर कर दिया कि वो अंग्रेज़ों के पास मजदूरी पे काम करें। और इन्होंने फिर एक तो यही करे कि कानून गलत बना के उनसे उनकी ज़मीन हथिया ली, धीरे धीरे उनके पशुओं पर, हर चीज़ पर उनको गुलाम बना लिया। जो कि अपने आप के खुद के मालिक थे उनको वहाँ के लोगों से उनकी ज़मीन छीन ली, उनका व्यापार, उनको मतलब ऐसा कर दिया कि उनके पास कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो उसके बाद क्या होता, फिर हमें मजदूरी करनी पड़ती है। कुछ ऐसे कानून लेकर आए कि ना तो उनके पास अपनी ज़मीन रही, ना उनके पास अपने पशु रहे, जिसके बाद वहाँ के लोगों को मजबूर होकर अंग्रेजों के पास काम करना पड़ा। हथियारों और जोर जबरदस्ती से, लिखा हुआ है ना, हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को बनाया था। हमारे साथ भी, हमारे राजाओं के साथ भी उन्होंने ये करा था कठपुतली वाला खेल। मतलब अगर एक राजा उनका विरोध करता था तो दूसरे राजे को कह देते थे कि अगर तू हमारा साथ देगा तो हम तेरे को नवाब बना देंगे।
तो इसी तरीके वहाँ पर ऐसा तो नहीं चला, लेकिन उन्होंने कानूनों का लेकर साथ लेकर गलत कानूनों का वहाँ के लोगों को, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, उनको नौकर बना दिया था, गुलाम बना दिया था। पर भारत से उल्ट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। हमारे इंडिया से तो हमने मतलब कुछ जिन लोगों ने हमारे इंडिया में आकर जो अंग्रेज थे गलत काम किए थे, तो वहाँ इंग्लैंड की सरकार ने उनको सजा दी थी वहाँ जाने पर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में उल्टा हुआ था कि बहुत सारे जो गोरे लोग थे वो दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। हमारे तो जितने भी अंग्रेज आए वो वापस चले गए थे, और वहाँ उन्होंने जो जो गलत काम इंडिया में करे थे उनके लिए वहाँ जाकर उनको सजाएं मिली। कई लोग तो मतलब खुद ही खत्म हो गए थे बीमारी वगैरह से। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज वहीं बस गए और उन्होंने स्थानीय जिन जो अंग्रेज वहाँ रह गए दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ का जो सरकार थी, शासन था, वो उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। और वहाँ पे क्या किया, जब खुद रहने लगे, बस गए वहाँ पर, सरकार को चलाने लगे, तो उन्होंने वहाँ पर एक रंग भेद की राजनीति के द्वारा लोगों को दो उसमें बांट दिया, गोरे और काले में। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, ये मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं वो काले होते हैं। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, और उनकी आबादी है जो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, पहले तो वो दक्षिण अफ्रीका के लोग रहते थे, लेकिन अब वहाँ पर गोरे लोग भी आ गए हैं। तो वहाँ पर कितनी आबादी है, 3/4, यानी कि चौथे, अगर 100 लोग लगाए वहाँ तो 25 वहाँ पर के हैं अंग्रेज हैं और 75 दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। जो वहाँ के काले लोग होते हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन वहाँ पे 75% वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, उनका रंग काला होता है, इसलिए उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अश्वेत किसे कहते हैं, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनकी चमड़ी का रंग काला होता है। और दक्षिण अफ्रीका में जब अंग्रेजों का राज था उस टाइम वहाँ पे 75% वो लोग थे जिनका रंग काला था, और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें मतलब वहाँ पे जो गोरे होते थे उनको श्वेत कहा जाता था यानी अंग्रेजों को, और जो वहाँ के मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के लोग, उनको अश्वेत कहा जाता था। उन्होंने एक तीसरी तरीके की कैटेगरी भी वहाँ पे बना दी थी, रंगीन चमड़ी वाले भी कहा जाता है। यानी कि अंग्रेजों ने वहां पर आके 3 तरीके के लोग बना दिए। एक तो खुद को तो गोरा कहते थे, श्वेत। दूसरे, जिस देश में वो आए थे वहां के लोग काले थे, उनको अश्वेत। एक उन्होंने तीसरी और नस्ल बना दी थी और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जो वहाँ पे मिश्रित नस्लें थी, उनको रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था। और भारत से गए लोग भी थे, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। मतलब जो वहाँ अंग्रेज गए थे, जो अपने आप को श्वेत कहलाते थे, गोरे कहलाते थे, वो अपने आप को गोरे शासक अपने आप को सबसे मतलब उच्च मानते थे। बाकी जो लोग गोरे नहीं थे उनको छोटा मानते थे, नीचा मानते थे, और इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। जबकि अंग्रेजों का खुद का देश नहीं है दक्षिण अफ्रीका, जिन लोगों का देश है उनको वो घटिया छोटा मान रहे थे और उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया था। जब अंग्रेज वहां पर परमानेंटली रहने लगे थे, खुद सरकार चलाने लगे थे, उन्होंने 3 नस्लें बनाई थी, श्वेत, अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोग वो भारतीयों को ही कहते थे। और गोरे लोग अपने से अलग जो 2 नस्लें थे उनको छोटा नीचा मानते थे और उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं देते थे। ये चीजें आप याद कर लेना। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी का मतलब, अब कोई खुद ने तो किसी ने काला नहीं किया अपना रंग, वो तो भगवान की देना, कोई गोरा है कोई काला है। तो अगर किसी की चमड़ी के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये बहुत दमन करने वाला काम होता है, दबाने वाला। दमनकारी मतलब दबाने वाला।
तो किसी को काले रंग के आधार पर तो हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, दबा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर अंग्रेजों ने ऐसा किया। वहाँ के असली वासियों को, जो दक्षिण अफ्रीका के काले लोग थे, उनको दबाया गया, उन्हें गोरों की बस्तियों में बसने, जबकि उनका खुद का देश था दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों का। उनको जिस जगह अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजी बस्तियां थी, गोरों की बस्तियां थी, वहाँ रहने भी नहीं दिया जाता था। परमिटर होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। अंग्रेजों लोगों ने अपनी बस्तियां बना ली थी जब वहाँ परमानेंट रहने लगे थे। तो अगर कुछ काम के लिए भी, क्योंकि उनको तो गुलाम बना लिया था दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को जब काम करने भी उनके गोरों की बस्ती में जाना होता तो परमिट लेके जाना पड़ता था। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। मतलब जिन होटलों में या रेलगाड़ियों में जिस जगह गोरे जाते थे वहाँ काले लोग नहीं जा सकते। जिस ट्रेन में गोरे लोग का सफर करते थे वहाँ काले नहीं कर सकते। जिस गाड़ी में गोरे जाते थे काले नहीं जा सकते। जिस बस या टैक्सी में गोरे जाते थे काले नहीं। अगर जाते थे तो आगे वाली सीटों पे गोरे बैठते थे और पीछे वाली पे काले। जिन होटलों में गोरे लोग जाते थे वहाँ काले लोग नहीं जा, ना ही गोरों के हॉस्पिटल में भी काले लोग नहीं जा सकते। स्कूलों में भी उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते थे गोरे लोगों के स्कूलों में। कॉलेज में भी गोरे लोगों के कॉलेज में, पुस्तकालय में, सिनेमा घर में काले लोग नहीं जा सकते थे। यहाँ पर गोरे लोग सिनेमा फिल्म देखते थे, या वो पुस्तकें पढ़ते थे। जहाँ कॉलेज में यहाँ पर गोरों के लोग पढ़ने जाते थे वहाँ काले लोगों के बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे। नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में, सार्वजनिक शौचालय भी तरणताल मतलब तालाब वगैरह जहाँ पे लोग स्विमिंग वगैरह करने जाते हैं। नाट्यगृह यहाँ पे लोग नाटक वगैरह करते हैं। जहाँ पर गोरे लोग करते थे वहां पर काले लोग नहीं जा सकते थे। इसे पृथक्करण का, जहाँ अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अफ्रीका के अंदर पृथक करने या अलग करने का इंतजाम क्या है। तो आप ये सारे नाम याद कर लो भी। इन जगहों पर जहाँ गोरे लोगों, ये सारे जितने भी प्लेसेस हैं ये दोनों के लिए, गोरों के लिए अलग थी और काले लोगों के लिए अलग थी। ये जो अंग्रेजी सरकार ने जो इंतजाम किया था दक्षिण अफ्रीका में, इसी को पृथक्करण या अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजा घर तक में नहीं जा सकते थे। जो काले लोग थे, जो जगह रिजर्व थी गोरे लोगों के लिए, जिनकी आरक्षित थी, वहां पर काले लोग नहीं जा सकते थे। और जो भगवान की पूजा करने के लिए गिरजा घर होते हैं वहां पर भी जहाँ गोरे लोग जाते थे वहां काले लोग नहीं जा सकते थे। ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी जगह है, जो प्लेसेस है यहाँ पर गोरे जाते थे वहाँ काले नहीं जा सकते थे। वो सारी प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। जो अश्वेत यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग थे वो इकट्ठे होकर कुछ संगठन भी नहीं बना सकते थे। और जो उनके साथ ये ऐसा भेदभाव भरा व्यवहार हो रहा था उसका विरोध करने का भी उनके पास अधिकार नहीं था, क्योंकि उनको वोट का ही अधिकार नहीं दिया गया था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद वाली भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। जो अंग्रेजों ने अपनाई, हमारे देश में भी हमें घटिया समझते थे अंग्रेज, ऐसे ही वहां पर भी दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भी घटिया समझते थे। तो इस चीज के विरुद्ध 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। किन लोगों ने? अंग्रेजों की इस नस्ली भेदभाव वाली प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष किया। अश्वेत जो काले थे दक्षिण अफ्रीका के लोग, रंगीन चमड़ी वाले यानी कि भारतीय लोगों ने, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ कब संघर्ष शुरू किया था? 1950 में। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए अंग्रेजों के विरुद्ध, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए।
मतलब जो लोग भी अंग्रेजों की जो भेदभाव वाली जो नीति थी उसका विरोध करने के लिए अफ्रीका में एक संगठन बनाया गया था, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जितने भी लोग, जैसे चाहे काले लोग थे, चाहे रंगीन चमड़ी वाले लोग थे, या भारत के रहने वाले लोग थे, जो अंग्रेजों की रंग भेद प्रणाली का विरोध कर रहे थे, वो सारे लोगों ने हड़तालें भी करी, विरोध प्रदर्शन भी किया, और उन्होंने एक वो संगठन बनाया अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। उनके अलग अलग पहले तो संगठन थे, फिर वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। और जो अफ्रीकी कांग्रेस के झंडे तले, मतलब अफ्रीका के अंदर एक बड़ा संगठन बन गया। अलग अलग लोगों ने, जो छोटे छोटे संगठन थे, उन्होंने एक बड़ा संगठन बना लिया अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का, जिसके अंदर मजदूर संगठन भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। और ये सारे आपने याद करना है कि किन किन लोगों ने, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने अपना कैसे प्रभुत्व जमाया, कैसे जब सरकार चलाई तो कैसे रंग भेद की प्रणाली के तहत 3 तरीके में बांट दिया लोगों को, श्वेत रंगीन चमड़ी वाले अपने आप को गोरे सुपीरियर समझते थे, दूसरों को नीचा छोटा, और उनको वोट का अधिकार भी नहीं दिया था। और इन्होंने अपनी बस्तियां गोरों ने अलग बनाई थी, कालों की अलग थी, और जितनी भी पब्लिक प्लेसेस थी वहाँ गोरों की अलग थी, कालों की अलग थी। और जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वो इनका, अंग्रेजों का विरोध भी नहीं कर सकते थे। और फिर सब लोग जो इन अंग्रेजों की इस नीति से दुखी थे, उन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाए, जैसे अश्वेतों ने अलग, रंगीन चमड़ी वालों ने अलग, भारतीय मूल के लोगों ने अलग, और मजदूरों ने अलग संगठन बनाए, कम्युनिस्ट पार्टी थी एक। तो उन्होंने फिर सबने एक जगह इकट्ठे हो गए, और वहाँ पे उन्होंने अफ्रीकी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस रख लिया पूरा नाम अपना। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। मतलब कुछ गोरे लोग भी समझदार थे कि ये गलत कर रहे हैं, वहाँ की अंग्रेजी सरकार अफ्रीका की गलत कर रही है, तो अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग, जो समझदार गोरे लोग थे, वो भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आ गए इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ने के लिए। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई, अंग्रेजों ने भी। वो लोग तो लड़े ही अंग्रेजों के विरुद्ध जिनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा था, प्लस कुछ गोरे लोगों ने भी उन लोगों का साथ दिया, क्योंकि समझदार गोरे लोग समझते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये प्रकृति की देन है, गोरा और काला रंग, तो उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनेक देशों ने रंग भेद की नीति की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। मतलब ओनली वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लोग में जो लोग रह रहे थे, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, उन्होंने ही आवाज़ नहीं उठाई। और भी बहुत सारे देशों ने इसके विरुद्ध इसकी निंदा भी करी, अंग्रेजों की, कि वो गोरे काले के आधार पर भेदभाव कर रहे लोगों के साथ, और उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। मतलब बहुत सारे देश भी इनका विरोध कर रहे थे, निंदा भी कर रहे थे अंग्रेजों की, जो अफ्रीका में जो गोरे काले का भेदभाव कर रहे थे, और जिनके साथ हो रहा था उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन ये गोरे जो परमानेंटली अफ्रीका में बस गए थे वो रुके नहीं। उन्होंने बहुत सारे काले लोगों को, जिनको अश्वेत कहते हैं, और रंगीन चमड़ी वाले लोग थे जो, उनकी हत्या भी की। और वहाँ पर अपना उनको सब लोगों को दबाते हुए, अगर जो उनसे नहीं दबता था उसकी हत्या कर देते थे, अपना शासन जारी रखा। कैसे करना है